नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय टीम से की मुलाकात, बाढ़ राहत के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की अपील। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ तीखा विरोध। पीएम मोदी ने डोडा में विशाल जनसभा को संबोधित किया, सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में केंद्रीय टीम से मुलाकात की, जो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करने पहुंची है। बैठक में रेड्डी ने बताया कि बारिश और बाढ़ से राज्य को गंभीर नुकसान हुआ है और राहत कार्यों के लिए तुरंत और बिना शर्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने भविष्य में बाढ़ की रोकथाम के लिए एक विशेष कोष स्थापित करने की इच्छा भी जताई है। केंद्रीय सरकार से अस्थायी समाधान के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने की मांग की है। केंद्रीय टीम ने 3 दिनों के दौरे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और 2 दिन पहले मुख्य सचिव शांति कुमारी से भी मुलाकात की। तेलंगाना सरकार ने 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय SC/ST आरक्षण श्रेणियों के तहत उपवर्गीकरण पर केंद्रित है और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समिति इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और अपनी सिफारिशें प्रदान करेगी। समिति की अध्यक्षता राज्य के सिंचाई मंत्री N उत्तम कुमार रेड्डी करेंगे। अन्य सदस्य में स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज और मंत्री श्रीधर बाबू, परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर, पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री सीता अक्का और नागौर कर्नूल के सांसद D मल्लू रवि शामिल हैं। लक्ष्मी नाम की एक महिला ने हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हैदरा को रद्द करने की अपील की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हैदरा की स्थापना में नियमों का उल्लंघन हुआ है और उन्होंने सरकार से GO 99 को रद्द करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने GSMC की शक्तियों को हैदरा को सौंप दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि GO 99 के तहत हैदरा के लिए एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी या सरकार के सचिव की नियुक्ति अनिवार्य थी, लेकिन वर्तमान में एक गैर अखिल भारतीय सेवा अधिकारी को नियुक्त किया गया है। भाजपा की कड़ी आपत्तियों के 1 दिन बाद शिवसेना के विधायक यामिनी यादव ने शुक्रवार को मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटने का अपने कदम का जोरदार बचाव किया है। यामिनी यादव ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बुर्का मुस्लिम महिलाओं को गरिमा के लिए बांटे जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। यादव ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और दिवाली जैसे त्योहारों पर उपहार दिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने बुर्का बांटने का फैसला किया, जो न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए व्यवहारिक बल्कि उनके सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। करीबन हम लोग इसको ये शेप में लाते वक्त 8 महीने हो चुके होंगे, क्योंकि ये बात जब छेड़ी गई उसके बाद में उसके ऊपर काम किया गया तो चुनाव तो निकल गया, लोकसभा का चुनाव निकल गया। हम कोई भी चीज यशवंत यादव, यामिनी यादव और ये सारी जो टीम है, ये कोई भी चीज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कभी करती नहीं, न की है न आगे कभी करेंगे। तो अगर कोई अपोजिशन वाले, मेरी चैलेंज है आज कि अगर कोई अपोजिशन वाले ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनका प्यार बांटने के लिए, उनका विश्वास इकट्ठा करने के लिए यामिनी यादव, यशवंत यादव और ये सारे लोगों ने ये हिजाब या बुर्का डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, तो ये कोई ऐसा इसमें। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और नारे भी लगाए। जेल से बाहर अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए केजरीवाल ने कहा कि जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। रोड शो के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए दुआ की। मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि कठिनाइयों के बावजूद भगवान हमेशा उनका साथ दिया है। उन्होंने ये भी जोड़ते हुए कहा कि विरोधियों ने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला, लेकिन इससे मेरा मनोबल और भी मजबूत हो गया है। जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
दिल्ली वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, देश के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने थोड़ा सा और पास ले आओ, जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए, मेरे बाहर आने के लिए आशीर्वाद भेजा, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है। दोस्तों, मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, इसलिए। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, मेरे को हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया। लोगों का इतना मान सम्मान मिला, क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाता रहे। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिखों के आड़ में राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस बात से नाराजगी है कि राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पक्ष में बयान दिए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चिन्नी और पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल गांधी को दी गई जान से मारने की धमकी का मामला उठाया और कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। राहुल जी अमेरिकन ट्रिप पर थे और जो उनकी टिप्पणी थी, कुछ वहाँ के सेटल्ड हमारे इंडो अमेरिकन से जो उनकी बातचीत हो रही थी, तो हमें सभी को इस बात की बहुत हैरानी है। वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट लीडर हैं
और जो भी उन्होंने बात की वो बेसिक उन्होंने यही बात कही कि कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आज़ादी में, उसको आज़ादी को बरकरार रखने में। और क्योंकि अभी लीडर वो अपोजिशन इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारी पार्टी जो है और हमारी सोच जो है वो हिंदुस्तान में सभी रहने वाले, दलित हों, पछड़े हों, बैकवर्ड क्लासेस हों, मिनॉरिटीज़ हों, कोई भी सेक्शन हो, जहां भी कहीं गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी नाजायज करेगी, हम उसका साथ देंगे। ये बेसिक बात इतनी थी। और ये बिल्कुल ये जो बात इन्होंने कही और सामने लेकर आए, वो तो एक सिख भाई बैठा हुआ तो उसका नाम पूछा और उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं देश में जहां हर आदमी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर, स्टेट्स को, मिनॉरिटीज़ को, ज़ात पात पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया ब्लॉक है और विशेष तौर उनका जो रोल है वो हम सभी उन सभी को सपोर्ट करेंगे। और मैं ये बात यहाँ ये पूछना चाहूँगा अपने बीजेपी के भाइयों से कि आपने ये हर बात कोई चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन छेड़ने की आप कोशिश करते हो। सबसे पहले तो जो राहुल जी ने बात कही, हम उसका स्ट्रांगली समर्थन करते हैं। सारे पंजाब में भारी पैमाने पर उनको इस बात की सपोर्ट मिली। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अब ऑफ लेट हमारे किसान भाई अब फिर आज से 4-5 महीने पहले पंजाब के दिल्ली में अपनी बात एक दफा फिर लाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था। जब ये कानून इन्होंने वापस लिए थे तो इन्होंने चंद बातों का प्रॉमिस किया था। एक तो था कि हम एमएसपी देंगे, इसको लीगल गारंटी देंगे, और जिन लोगों ने दिल्ली में 8-9 महीने एजिटेशन की है उन पर जो नेशनल हाईवेज पर और इंडियन रेलवेज पर जो केसेस बने हम वापस लेंगे। कुछ और बातें भी थी। हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी की खट्टर साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने 5-5, 4-4 इंच के कील लगवा दिए वहां। आप मुझे बताओ कैसी ये डेमोक्रेसी है? ये आजादाना देश है। इसमें आप अपने किसानों को एक सेब पैसे चाहते थे। हमारे किसान और कुछ नहीं थे कर रहे, वो बस इतना चाहते थे कि हम आकर इधर जैसे पहले आए हैं, हम दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे, अपनी आवाज रखेंगे। वहां मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हरियाणा की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, गोली भी बरसाई। एक नौजवान शुभकरण सिंह 21 साल का नौजवान फायर वेपन से वो मारा गया जी। 200 से ज्यादा किसान पटड़ हुए। और मैंने खुद एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बिल डाली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर फैसला करके जुडिशियल कमीशन बैठाया। तो ये जो वो बातें किसानों की रख रहे हैं, या सारे देश में कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, या आपके सामने ही है जम्मू कश्मीर की होंद को खत्म कर दिया जी। एक स्टेट थी, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। बात तो वो इतनी ही कर रहे हैं कि जहां डेमोक्रेसी खतरे में है, या कोई एथनिक ग्रुप्स बैठे हुए हैं, या दलित भाईचारा है, या ट्राइबल्स हैं, या मिनॉरिटीज हैं, उनके जहां भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा वो कांग्रेस करेगी और इंडिया ब्लॉक करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सैलून में दाढ़ी और बाल कटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब राहुल गांधी ने सैलून के मालिक नितिन को एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट दिया है, जिसमें एक शैम्पू कुर्सी, 2 बाल काटने वाली कुर्सियां और एक इन्वर्टर बैटरी शामिल है। उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये उपहार उनके लिए एक अनमोल तोहफा है। अरे सर जी, जब आए थे तो जब बाल और दाढ़ी कराने थे उतने टाइम पे लाइट सब चली गई थी, और इसे दे के हमें गिफ्ट दिया। ये हमें बहुत खुशी थी, और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी। और
आज तक वो ज़िंदगी भर हमारे वो खुशी जाएगी नहीं। उस दिन याद करेंगे, जिस तारीख को आए थे उस तारीख हमारे लिए समझ लो बहुत अच्छा दिन है। इनका धंधा जब से राहुल जी आए 3 गुना हो गया है। ठीक, दिन भर पैसा कमाते हैं और खर्चा भी करते हैं। इनकी दुकान देखा होगा पहले 7 बजे बंद हो जाती है, अब आज देख लीजिए टाइम बहुत हो गया है लेकिन दुकान चल भी रही है और लोग आ जा रहे हैं, तो इनका धंधा बढ़ा है। हमें तो खुशी होती है कि वो हमारे सांसद हैं और हम लोगों ने उनको वोट दिया, हमारी वोट की ताकत से वो संसद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए संकल्प लिया। ये पीएम मोदी का घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पहला दौरा है और उनकी रैली से पहले आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पीएम मोदी ने डोडा स्टेडियम में रैली की, जहाँ उन्होंने 8 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता को प्रेरित किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनावी मैदान में है और कई सीटों पर निर्दलीय का भी समर्थन कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक सीटें जीतना है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। और ये चुनाव क्यों कराए गए? ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। यहां के मेरे युवा जमहूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए।
यही मेरी कोशिश थी। यहां परिवारवादी राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि यहां का नौजवान राजनीति में आगे आए। हमने इन परिवारवादियों के इरादों को चुनौती दी और नतीजा क्या हुआ? लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए, जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब तालिबान शासन के तहत इसकी प्रगति पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार तालिबान नेताओं ने देश में क्रिकेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। हाँ, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस खबर ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के कुछ नेताओं का मानना है कि क्रिकेट देश में नकारात्मक माहौल पैदा कर रहा है और ये शरिया के सिद्धांतों के खिलाफ है। अफगानिस्तान ने पहले ही महिलाओं के क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब क्रिकेट पर संभावित प्रतिबंध ने देश के क्रिकेट प्रशंसकों और खिलाड़ियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रतिबंध कब और कैसे लागू होगा, लेकिन इन संभावनाओं ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच निराशा और चिंताओं को बढ़ा दिया है। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय टीम से की मुलाकात, बाढ़ राहत के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की अपील। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ तीखा विरोध। पीएम मोदी ने डोडा में विशाल जनसभा को संबोधित किया, सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।